हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक शानदार क्लास। साथियों आज है हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 74 और इससे पहले कि यदि आपने 73 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाएंगे और वीडियो सेक्शन में जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर आपको सारे के सारे पार्ट क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। तो आप पिछले पार्ट्स को भी देख लीजिएगा। दोस्तों आज की इस श्रृंखला में हम रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए किस तरह के आज के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 है, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज इनके लिए कौन सा वेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सादृश्यता का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है अगर यहाँ पर 83 का संबंध 25 से है तो 29 का संबंध किससे हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा आज की इस क्लास में अंत तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम दोस्तों शामिल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आपको बता दिया जाए कि ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस। इसके अतिरिक्त दोस्तों दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे राजस्थान पटवार, मध्य प्रदेश पटवारी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश की पेट की परीक्षा, इसके अतिरिक्त कोई सचिवालय की परीक्षा, ग्रामीण विकास की परीक्षा, कोई भी परीक्षा जिसमें आपका दोस्तों रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, याद रखेंगे। अगर आपको किसी परीक्षा को पास करना है तो ये एक ऐसा पुल है जिसे आपको पार करना ही पड़ेगा। तो इस रीजनिंग की क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विभिन्न एग्जाम से रिलेटेड उन सभी का आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, यदि आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो याद रखेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप उस टेलीग्राम पर जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहां पर पहुंचेंगे तो आपको इस टेलीग्राम पर अपने जिसका नाम है डीएस सर ऑफिशियल, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों कहा है यहां पर कि विटामिन ए यदि गाजर से संबंधित है तो विटामिन सी किससे संबंधित हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात कर लें कि किस प्रकार से विटामिन ए गाजर से संबंधित है, तो यदि हम गाजर खाते हैं, यदि हम दोस्तों गाजर खाते हैं और गाजर खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो दोस्तों आप कहेंगे विटामिन ए मिलता है। अगर बात कर लें दोस्तों विटामिन सी की, तो सभी दोस्तों को पता होगा कि जो विटामिन सी होता है वो खट्टे पदार्थों में मिलता है। लेकिन अगर ऑप्शन को देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर कहीं भी आपको कोई भी खट्टे पदार्थ का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कैसे कहेंगे कि दोस्तों विटामिन सी किस में मिलता है। तो अगर बात कर लें मछली की, तो मछली में विटामिन सी नहीं होता है, अंडा में विटामिन सी नहीं होता है, मांस में भी विटामिन सी नहीं होता है। परंतु विटामिन सी की जो मात्रा पाई जाती है वो आपकी हरी मिर्च में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों, याद रखेंगे हरी मिर्च में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, हरी मिर्च। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर 83 25 से संबंधित है तो 29 किससे संबंधित हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले 83 से 25 कैसे ला सकते हैं, तो अगर इसको देखें तो 83 में क्या कुछ घटा देंगे उससे 25 आ जाएगा। तो 83 में जब घटेगा तो बड़ा सा नंबर एक घटने वाला है। लेकिन यहां पर अगर इसमें बड़ा नंबर घटेगा तो संख्या माइनस में आएगी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में कोई भी संख्या माइनस में नहीं है। तो इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो शानदार सा लॉजिक है, इसको आप लोग समझिएगा। ये लिखा हुआ है 8 और 3, क्या लिखा है दोस्तों, पहले 8 है उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है 3। तो इन दोनों का करेंगे हम डिफरेंस और हमारा डिफरेंस जो बनेगा वो 5 बनेगा। और इसी 5 का दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया है क्वेश्चन में, स्क्वायर कर दिया है, जिससे हमारा 25 हमें प्राप्त हो गया है। अब उसी प्रकार यहां पर क्या लिखा है 2 और 2 में अगर डिफरेंस लेंगे 9 का तो जो डिफरेंस बनेगा दोस्तों वो हमारा 7 बनेगा। 9 और 2 का जो डिफरेंस बनेगा 7 बनेगा और 7 का जो स्क्वायर होता है साथियों वो होता है 49। क्या किसी ऑप्शन में 49 दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है।
साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 3। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यहां पर आप लोग थोड़ा इसमें क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आज की जो क्लास है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो टाइपिंग हुई है वो मिस टाइपिंग टाइप से है, तो आप इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। 360 में इसको देखिए, कह रहा है दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 8वां होगा। क्या बताना है, दाएं से 14वां अक्षर, और यहां पर क्या बताना है, दाएं से 8वां अक्षर। यानी कि दोस्तों हमें सबसे पहले क्या बताना है, यानी कि राइट से हमें 14 और राइट से ही 18। तो राइट राइट आए हैं तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। पहला वाला नंबर उठाएंगे राइट, और राइट से आ जाएगा हमारा छठवां। क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट से छठवां। तो राइट कौन होता है, अब राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, राइट का मतलब होता है साथियों दायां, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये दिशा बाएं है, जबकि ये दिशा कौन सी है, दाएं दिशा है। अब देखिए राइट से हमें 6 बताना है, यानी कि दाएं से 6 बताना है। 1 2 3 4 5 और 6। छठवें नंबर पर कौन आएगा, तो दोस्तों आप कहेंगे छठवें नंबर पर हमें टी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आसान क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी, अब टीचर आपको क्या बताते हैं, वो कहते हैं पहले आप दाएं से गिनिए 14वां, पहले आपको दाएं से 14वें नंबर पर गिनवाएंगे, उसके बाद फिर यहां से दोबारा से लौटाएंगे 8वां, तब आप टी पर पहुंचेंगे। लेकिन इसका जो शॉर्टकट है, यही शॉर्टकट है, राइट से 14 राइट से 18 दोनों को माइनस, और राइट से क्या हो जाएगा 6, और राइट से 6 हमारा ऑप्शन नंबर डी टी सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो एक शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा समूह है जो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले जब भी साथियों ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरों की काउंटिंग करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं पहले अपने अलग से। तो बी है, उसके बाद डैश है, फिर 4 बार बी दे रखा है। कितनी बार, 4 बार। फिर से डैश है, फिर 3 बार दोस्तों बी है, ठीक है। इसके बाद फिर डैश है, फिर ए डबल बी है, इसके बाद एक डैश है, फिर से बी है। तो इस तरह की श्रृंखला दे रखी है। अब नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल जो नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे दोस्तों, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे वो हमें कितने मिले हैं, 16। और 16 का जो पेयर बनता है वो 4 गुणा 4 का बनता है। किसका, 4 गुणा 4 का। बहुत शानदार है, याद रखेंगे। तो 4 गुणा 4 का पेयर कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से 4 गुणा 4 का पेयर बनेगा। अब इसमें हम क्या फिल करें जिससे हमारा उत्तर सही आ जाए, तो चलिए देखते हैं, इसको फिल करने का कोशिश करते हैं। यदि हम पहले नंबर पर ए फिल कर दें, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन में ए दे रखा है, तो पहले नंबर पर तो सर हमें ए फिल करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर बी ए है, डबल बी है, लेकिन आगे डबल बी है तो ए भी हो सकता है। इसके बाद यहां पर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बी हो जाए तो हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद 4 बी। आप इसको गौर से समझिएगा। अब यहां पर इसने लॉजिक क्या लगाया है, इसका जो लॉजिक लगा है वो दोस्तों बहुत शानदार है। देखिए यहां पर क्या था, जो ए था वो पहले नंबर के बाद था, लेकिन यहां पर जो ए है वो 2 नंबर के बाद है, और यहां पर जो ए है वो 3 नंबर के बाद है। अगले में जो आएगा ए वो हमारा 4 नंबर के बाद होना चाहिए, लेकिन 4 नंबर जो आएंगे वो चारों के चारों बी हो जाएंगे। 1 बी के बाद, 2 बी के बाद, 3 बी के बाद और 4 बी के बाद। तो अगला नंबर तो आ नहीं रहा है। इस तरह से हमने जो फिल किया है उसको आप गौर से समझिए। क्या फिल किया है, पहले ए किया है, ए किया है, फिर से ए किया है, फिर से ए किया है, आगे बी और बी, यानी कि डबल बी। डबल ए डबल बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ना तो ए ना तो बी और ना ही डी इसका सही उत्तर है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए बात करते हैं किस तरह से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसको हम गौर से देखें, यहां पर बी है, यानी कि बॉय है, कैट है, डॉग है और फिश है। बॉय, कैट और डॉग और फिश। अगर पहले नंबर को देखेंगे तो दोस्तों कितने पर आता है, पहला वाला 2 पर आता है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 3 पर आता है, और यहां पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 4 पर आता है, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो हमारे 6 पर आ जाएगा। तो एज इट इज बनना चाहिए 1 2 3 और 4, यानी क्रम से लगा होना चाहिए। पहला पहले पर, दूसरा दूसरे पर, तीसरा तीसरे पर और चौथा चौथे पर। वो तो ऑलरेडी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित है, फिर भी हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया है तो इसको बता देंगे। जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा वो हमारा सही उत्तर बन जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहां पर एक शानदार सी संख्या श्रृंखला दे रखी है और इस संख्या श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है लास्ट वाला पद, इसमें बताना है कि क्या आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको पहले तो सबसे पहले अलग से लिख लेते हैं। पहले 3 है, फिर दोस्तों 12 है। 1 मिनट, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर से 12 है, आगे हमारा 27 है, फिर आगे दोस्तों 48 है, 48 के बाद 75 है, 75 के बाद दोस्तों 108 है और 108 के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या इसका छोटा सा अंतर देख लें। आप कहेंगे सर 9 का अंतर है। आगे अंतर देखने जाएंगे तो सर 15 12 27 होता है, 15 का अंतर है। आगे देखेंगे तो 27 यानी कि क्या हुआ है दोस्तों, 27 10 37 10 47 47 यानी 20 और 21। यहां पर दोस्तों हमें मिलेगा 21 का अंतर। आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो 75 में से जल्दी से 48 घटा लेते हैं तो यहां पर क्या बचेगा, 7 बचेगा और 7 के बाद जो बचेगा 2 बचेगा, यानी कि दोस्तों यहां पर अगला नंबर में है 27 का अंतर है। आगे देखते हैं दोस्तों, 108 में से 75 जाएगा तो आप कहेंगे 108 में से 75 जाएगा तो सर 5 और 8 33, क्या हो जाएगा, 33 का अंतर हो जाएगा। अगर अब आप इस श्रृंखला को गौर से देखेंगे साथियों तो आपको पता क्या चलेगा। देखिए यहां पर जो अंतर हो रहा है ये +6 का हुआ है, आगे जो अंतर हो रहा है ये भी +6 का हुआ है, आगे जो अंतर हो रहा है तो दोस्तों ये भी +6 का हुआ है, आगे वाला अंतर भी +6 का है। तो 33 में जो अगला अंतर बनेगा वो +6 का, यानी कि साथियों यहां पर 39 जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए, 39। 39 किस में जोड़ेंगे दोस्तों, 108 में हम 39 जोड़ देंगे तो 9 8 17 4 और 1 यानी कि 147। क्या आएगा, 147। और 147 को अगर साथियों देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कहां पर दे रखा है, ये दे रखा है लुप्त पद। शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों क्या बताना है हमको, मिसिंग नंबर बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या करें, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है तो अगला वाला भी बड़ा नंबर आना चाहिए। यहां पर छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं तो इनको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आज ऐड का प्रयोग करके देख लेते हैं, यानी जोड़ के देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है 21 है और आगे वाले में 31 है। ये 21 हो गया, ये 31 हो गया तो दोनों को जोड़ेंगे 2 और 5 2 7। क्या दोस्तों जोड़ने से ही आ रहा है। दोस्तों यहां पर देखेंगे ये 52 आ चुका है। आगे भी जोड़ के देख लेते हैं। चलिए आगे भी जोड़ के देख लेते हैं। तो आगे क्या है 39 है और 46 है। यहां पर हमारा 39 और यहां पर 46, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 3 7 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि 85 और 85 दे भी रखा है। लेकिन यहां पर जो शानदार सा लॉजिक लगा है ये दोस्तों केवल ऐड का ही लॉजिक लग गया है। किसका लग गया है, ऐड का लग गया है लॉजिक। तो 16 और 83 को जोड़ देंगे। यहां पर करेंगे 83, 1 मिनट, यहां पर करेंगे 83, यहां पर करेंगे 16, 9 और 9 यानी कि 99 और इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 99 आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 99 इसका सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है निम्नलिखित प्रश्न को शब्दों के एक सार्थक क्रम में दर्शाइए। निम्नलिखित प्रश्न को शब्दों के सार्थक क्रम में दर्शाइए। चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों क्या आएगा, सबसे पहले उपन्यास है, फिर लेखक है, फिर पुरस्कार है, फिर कथानक है, फिर उसके बाद प्रकाशित है। तो दोस्तों अगर इसको आप लोग गौर से अच्छे से समझेंगे, एक अगर लेखक की भावना से आप समझेंगे, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा लेखक आना चाहिए। क्योंकि देखिए यहां पर क्या आना चाहिए, लेखक क्यों आना चाहिए। देखिए जो लेखक होगा वो पहले कथन को सोचेगा। जो लेखक होगा वो दोस्तों क्या करेगा, वो कथन को सोचेगा, कथन को क्या करेगा, सोचेगा। तो हमारा कथानक आएगा। क्या आ जाएगा, कथानक। इसके बाद जब वो कथानक सोच लेगा तो वो दोस्तों उसको उपन्यास में लिखेगा। किस में लिखेगा, उपन्यास में लिखेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा उपन्यास यहां पर आ जाएगा। इसके बाद जब उपन्यास हो जाएगा तो वो उपन्यास जब लिख लेगा तो उसका क्या करवाएगा, उसका दोस्तों प्रकाशन करवाएगा, यानी कि उसको प्रकाशित करवाएगा। ठीक है, प्रकाशित हो जाएगा। जब वो प्रकाशित हो जाएगा, उसका उपन्यास अच्छे से चल जाएगा तो उसको इस उपन्यास के लिए दोस्तों क्या मिलेगा, याद रखेंगे, उसको इस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिलेगा। यानी कि 3 नंबर वाला अब आना चाहिए। तो 2 से शुरुआत होनी चाहिए और केवल एक ही ऑप्शन की शुरुआत हो रही है 2 से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन है। ये दोस्तों कथन और तर्क का क्वेश्चन है। कथन और तर्क में क्या होता है याद रखेंगे, इसको हम पहली बार सॉल्व करवा रहे हैं। तो कथन और तर्क को आप समझ लीजिए। पहले जो कथन होता है, जो हमें क्वेश्चन में कथन दिया रहता है, उसी कथन से संबंधित हमें तर्क बताने होते हैं। कोई अपने मन से तर्क नहीं बताना है। जो सार्वभौमिक सत्य है वो सत्य रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर कथन में कुछ हमें दे रखा है
तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, वही कथन के अनुसार हमें तर्क बताने हैं। चलिए पढ़ते हैं। अब कथन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गई नीचे दिए गए कथन के दो तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहली जो लाइन दे रखी है उस लाइन को आप लोग अच्छे से समझिए। पहली लाइन में कथन में कहा क्या हमें ओजोन परत पर ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें ओजोन परत पर ध्यान रखना चाहिए, ये कथन में कहा है। अब देखिए तर्क क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का तर्क ये है, हाँ यह हमें हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाता है। देखिए यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए केवल क्वालिटी बढ़ा लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है, कथन में कहा है कि हमें ओजोन परत का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर तर्क में क्या कह रखा है, तर्क में कह रहा है कि हाँ यह हमें क्या करती है, जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती है वो बचाती है। यानी कि दोस्तों ये क्यों बचानी चाहिए ओजोन परत, क्योंकि ये हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहां पर आगे जो दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का तर्क कह रहा है कि हमें नहीं बचाना चाहिए क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। हमें ओजोन को नहीं बचाना चाहिए क्योंकि हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। देखिए जो ओजोन को हमें ओजोन की रक्षा करनी चाहिए। जो हमारी फ्रिजों से निकलने वाली गैस है सीएफसी, इसके कारण ओजोन में बहुत ज्यादा छिद्र हो रहे हैं। इस कारण जो सीएफसी नुकसान करती है। लेकिन यहां तो कहा कि ओजोन को नहीं बचाएंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान ये हो जाएगा दोस्तों, अगर ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं तो आपको त्वचा के कैंसर हो सकते हैं। जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो त्वचा के कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो केवल और केवल हम कहेंगे कि हाँ सर यहाँ जो पहला वाला तर्क दे रखा है कि हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाता है, तो इस कारण इसका यदि केवल तर्क 1 मजबूत है, यानी कि यदि केवल इसका जो तर्क 1 है यही इसका मजबूत है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 जिला के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, धनबाद पलामू से बड़ा है, बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं है कि जितना बड़ा पलामू है। कौन सा जिला सबसे बड़ा है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग गौर से समझिएगा। सबसे पहले कहा है कि 5 जिलों का एक समूह है, उसमें जो अकबरपुर है वो फतेहपुर से छोटा है। तो जो हमारा A4 अकबरपुर है वो F4 फतेहपुर से छोटा हो जाएगा। यानी कि जो फतेहपुर होगा वो कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अकबरपुर से ऊपर फतेहपुर हो गया। लेकिन आगे की लाइन में कहा है कि जो धनबाद है वो पलामू से बड़ा है और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। तो फतेहपुर कहां पर है, ये रहा। और फतेहपुर से बड़ा कौन है, B4 बाराबंकी। ठीक है, ये ठीक है हो गया। बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। आगे क्या कहा है, किंतु इतना बड़ा नहीं है कि जितना पलामू है। किंतु इतना बड़ा नहीं है, जो बाराबंकी है वो इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि पलामू है। यानी कि बाराबंकी के ऊपर भी कौन आ जाएगा, P4 पलामू आ जाएगा। अब पीछे की लाइन पढ़िए। पीछे की लाइन में कहा कि धनबाद पलामू से बड़ा है। जो धनबाद है D4 धनबाद, जो D4 धनबाद है वो पलामू से बड़ा है। यानी कि इस तरह का आरेख बनेगा। सबसे पहले हमारा आएगा अकबरपुर, अकबरपुर से जो बड़ा जिला है वो फतेहपुर, फतेहपुर से जो बड़ा जिला है वो बाराबंकी है, और बाराबंकी से जो बड़ा है वो पलामू है, और पलामू से बड़ा है जो धनबाद है। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों धनबाद। क्या हो जाएगा, धनबाद। और इसी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C धनबाद हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर C सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि राजेश अपना घर छोड़कर सीधा 20 किलोमीटर की दूरी पर P पर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु O पर पहुंचने के लिए 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, बिंदु R पर पहुंचने के लिए 30 मीटर जाता है। बिंदु P और R के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए राजेश का जो घर है, राजेश का जो हाउस है वो यहाँ ही कहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा राजेश का हाउस। यहाँ पर बना देते हैं राजेश का एक अच्छा सा हाउस। ठीक है, ये राजेश का हाउस हो गया। राजेश इस घर से निकला, राजेश इस घर से निकला और कहां पर गया दोस्तों, वो कह रहा है 20 मीटर चला है। 20 मीटर राजेश चला अपने घर से और बिंदु P पर पहुंच गया। मान लीजिए बिंदु P पर पहुंच गया। अब देखिए इसका मुख किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ये हमने माना है। ठीक है, कहां पर, ये माना है कि इसका मुख मान लीजिए पूर्व दिशा में। अब देखिए कह रहा है वहां से वह फिर दाएं मुड़ता है। अब इसका मुख मैंने माना कि पूर्व दिशा में, अगर वो दाएं मुड़ेगा तो दोस्तों कहां पर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और नीचे की ओर जाने के लिए वो बिंदु O पर पहुंचेगा। और उसने कहा क्या है, उसने कहा कि बिंदु O पर पहुंचने के लिए वह 10 मीटर जाता है। ठीक है, वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। ठीक है, ये हो गया 10 मीटर। ये दूरी कौन सी हो जाएगी साथियों, ये हमारी 10 मीटर हो जाएगी। यहां पर 20 मीटर थी, ये 10 मीटर हो जाएगी। आगे कह रहा है और बिंदु R पर पहुंचने के लिए 30 मीटर जाता है। बिंदु R पर पहुंचने के लिए, यहां पर आगे एक लाइन मिस कर दी हमने। वो कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है। अब यहां से दोस्तों वो बाएं दिशा में मुड़ा है।
मेरा मुख मान लीजिए दक्षिण दिशा में, अब ये दिशा कौन सी हो जाएगी, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो दिशा हो गई, इसका मुख दक्षिण दिशा में हो गया, और दक्षिण दिशा में उसे कहाँ मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। यानी कि बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पर जाएगा दोस्तों, पूर्व में जाएगा, और पूर्व में जाएगा तो दूरी कितनी तय की है, तो दोस्तों याद रखेंगे उसने 30 मीटर की दूरी तय की है। कितनी, 30 मीटर की। और बिंदु आर पर पहुंच गया, बिंदु आर पर पहुंच गया, इसको याद रखेंगे, ये हो गया बिंदु आर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है पी और आर के बीच की न्यूनतम दूरी। पी और आर के बीच की न्यूनतम दूरी कौन सी बनेगी, तो दोस्तों आप कहेंगे ये वाली दूरी, ये जो डैश डैश की दूरी होगी, ये पी और आर की क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हो जाएगी। चलिए एक तरफ हमें जो ऊंचाई दे रखी है वो दोस्तों कितनी है, याद रखेंगे जो ऊंचाई है वो हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक मिनट, जो ऊंचाई है वो यहाँ पर है 10 और जो इसकी ब्रेथ है वो 30 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई 10, ब्रेथ 30 मीटर। चलिए इसका एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर ये कर्ण बनेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, एक मिनट, यानी कि 30 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर बनेगा 900, 30 का स्क्वायर होता है 900 और प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। इस तरह से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा दोस्तों, आप कहेंगे कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर बन जाएगा हमारा 1000। ठीक है, क्या बन जाएगा, 1000, इसको याद रखेंगे। और 1000 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, 1000 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों किस तरह से 1000 को हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कर्ण बराबर लिख लें क्या, 100 गुणा में 10, 100 गुणा में 10 लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा 10√10, क्या आ जाएगा दोस्तों, 10√10 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, 10√10 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 10√10 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसका यही दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन घड़ी का एक शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा है कि यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:30 बजे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। यानी कि 12:30 का हमें क्या बताना है, ये प्रतिबिंब बताना है, कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर एग्जैक्टली पता नहीं किया गया है कि कौन सा प्रतिबिंब बताना है। चलिए इसका दर्पण प्रतिबिंब निकाल के देखते हैं। ठीक है, 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब निकाल के देखते हैं। ठीक है, 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। ठीक है, क्या कहा है, प्रतिबिंब का समय बताना है तो दर्पण निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जल भी निकाल लेंगे, यदि दर्पण नहीं मिलेगा तो जल निकाल लेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर इसकी बात करी जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है 60H डिफरेंस 11m/2, इसको याद रखेंगे। 12 है तो 12 छक्के 72 कर देंगे। ठीक है, कितना है, 12 छक्के 72, 720 हो जाएगा। डिफरेंस किससे आएगा, 11 त्रिया का 330 से आएगा। इसके बाद डिवाइड बाई 2 होगा और आगे इनका जो अंतर लेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कर लेते हैं 720 माइनस में 330। ठीक है, 0 जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। और उसके बाद एक मिनट, यहाँ पर कोण नहीं बताना था, माफी चाहेंगे, यहाँ पर कोण नहीं बताना था साथियों, माफी चाहेंगे, इसके लिए प्रतिबिंब केवल बताना था, केवल प्रतिबिंब बताना था। 12:30 का प्रतिबिंब क्या बताएंगे दोस्तों, जब दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, क्या निकालना हो, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं, 11:60 में से घटा देते हैं, दिया हुआ समय 11:60 में से घटा देते हैं, इसको याद रखेंगे। तो इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब निकाला जाए तो अगर इसको हम लिख दें 11:60, ठीक है 11:60 लिख दें, और 12:30 को क्या लिख सकते हैं, 12:30 को हम क्या दोस्तों 00:30 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, जब रात्रि का समय होता है और उस समय जब सटीक 12 बजता है तो 00:0 होता है, लेकिन जब 12:30 बज जाता है तो 00:30 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 00 आ जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से 0 बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पर 11 बचेगा, यानी कि 11:30। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है सर, ऑप्शन नंबर हमारे बी में दे रखा है। कौन से, ऑप्शन नंबर बी में। माफी चाहेंगे, हम यहाँ पर क्या निकालने लगे थे दोस्तों, कोण निकालने लगे थे, लेकिन हमें क्या निकालना था, प्रतिबिंब निकालना था। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब हमारा सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज की तारीख क्या है ये बताना है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एक कंडीशन शानदार सी दे रखी है कि जो आज का दिन है, जो हमारा आज का दिन है वो क्या दे रखा है, वो हमारा फ्राइडे दे रखा है। इसको हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, शुक्रवार दे रखा है। ठीक है, शुक्रवार दे रखा है। इसके बाद क्या है, पिछले सोमवार को, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है तो पिछला सोमवार कैसे होगा, तो आप कहेंगे कल का हो जाएगा गुरुवार, गुरुवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद सोमवार, यानी कि यही तो बन जाएगा हमारा पिछला सोमवार। पिछला सोमवार कौन बनेगा, आज शुक्र है, कल गुरु होगा। ठीक है, गुरु होगा, गुरु के बाद क्या होगा, बुध होगा, बुध के बाद क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मंगल हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यही बताना है। और पिछले सोमवार को जो तारीख थी 29 दिसंबर 1975,
कौन सी तारीख थी साथियों, यहाँ पर कहा है कि 29 दिसंबर, चलिए लिख देते हैं 29 दिसंबर 1975, ठीक है 29 दिसंबर 1975। अब अगली तारीख बतानी है, आज की तारीख क्या है, क्या बताना आज की तारीख। तो आज की तारीख निकाल लेते हैं, यहाँ पर 30 दिसंबर हो जाएगी, यहाँ पर 31 दिसंबर हो जाएगी, यहाँ पर 1 जनवरी हो जाएगी और यहाँ पर 2 जनवरी हो जाएगी। यानी कि तारीख बननी चाहिए 2 जनवरी, क्या बननी चाहिए 2 जनवरी। और 2 जनवरी, चलिए इनमें ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों के दोनों गलत हो गए। अब बताइए कि 2 जनवरी तो दे रखी है दोनों में, लेकिन सन कौन सा आएगा। देखिए अभी 75 था तो अगला वाला कौन सा आएगा, अगला वाला 76 आ जाएगा। और इसका सही उत्तर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हमारा 2 जनवरी 1976। आज शुक्रवार का दिन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। यहां पर ये दे रखा है क्वेश्चन फिगर और इसके आंसर फिगर्स में बताना है दोस्तों कौन सा हमारा दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं शानदार तरीके से। सबसे पहले एक ट्राइंगल है, चलिए इसको देखिए, ये एक ट्राइंगल है और ये बीच से कुछ इस तरह से डिवाइड है 3 भागों में। एक की तरफ क्या है, सर्कल है, ठीक है, एक की तरफ सर्कल है। यानी कि यहां पर अगर हम दर्पण रखेंगे, यहां पर दोस्तों अगर हम दर्पण रखेंगे इसको, तो इसका जो आकृति बनेगा वो कुछ ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा ही आकृति बनेगा इस तरह का, ठीक है, आकृति तो ऐसा ही बनेगा। लेकिन ये जो सर्कल आए हैं ये अब की बार दर्पण में इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि जो सर्कल होंगे दोस्तों वो इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है, इस तरफ आ जाएंगे। तो ये सर्कल उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये दोनों के दोनों गलत हो गए। अब देखिए इन दोनों में से हमें चूज करना है, इन दोनों में से चूज करना है। तो अगर देखें इसको गौर से, ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे आप लोग, एक बार इसकी क्या कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और इसमें देखेंगे तो धाराएं कुछ सीधी रेखा में दे रखी हैं, सीधी रेखा में दे रखी हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो धाराएं हैं वो कुछ इस तरह की दे रखी हैं, इस तरह की। तो इस तरह की जो धाराएं हैं वो ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में इस तरह की धाराएं दे रखी हैं और ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 4 जबकि गलत हो जाएगा क्योंकि उसकी जो धाराएं थी वो सीधी थी, ठीक है, ऑप्शन 2 सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कहा है समचतुर्भुज, फिर कहा है चतुर्भुज, फिर कहा है दोस्तों बहुभुज। अब इसको आप लोग गौर से समझेंगे, इसको आप लोग गौर से समझेंगे तो एक सर्कल बनेगा किसका, समचतुर्भुज का। किसका बनेगा दोस्तों, याद रखेंगे ये जो समचतुर्भुज दे रखा है इसके लिए एक सर्कल बनाएंगे और इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल क्या बोलते हैं इसको, आप लोग इंग्लिश में समझ लेंगे, हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, ठीक है। इसको बोल देंगे समचतुर्भुज, ये लिख देते हैं यहाँ पर समचतुर्भुज, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर सर्कल बनाएंगे किसका, समचतुर्भुज का, SC लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद कलर चेंज करके क्या बताएंगे, जो समचतुर्भुज होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, आप कहेंगे सर चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, जो ये जो समचतुर्भुज है दोस्तों ये हमारा आ जाएगा किसके अंतर्गत, चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएगा। इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये किसके, जो देखिए समचतुर्भुज को ऐसा ही तो बनता है, सभी भुजाएं इसकी समान होनी चाहिए, यानी कि कह सकते हैं एक वर्ग की तरह होता है। और चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है, तो इसमें भी 4 भुजाएं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, चतुर्भुज के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अब कह रहा है बहुभुज। और बहुभुज क्या होता है दोस्तों, बहुभुज ऐसा एक आकृति होता है जिसमें कई सारी भुजाएं हो सकती हैं, कितनी भी भुजाएं हो, 3 भुजाएं हो बहुभुज कहलाएगा, 4 भुजाएं हो बहुभुज कहलाएगा, 5 भुजाएं हो पंचभुज कहलाएगा, ठीक है। पंचभुज वो भी एक बहुभुज के अंतर्गत है। षटभुज, अष्टभुज, जितने भी जो क्या बोलते हैं आकृतियां होती हैं वो सारी की सारी बहुभुज के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जहां तक गिन सकते हैं उनको गिन लेते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा जैसे आ जाए बहुभुज में, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आएंगी, बहुभुज के अंतर्गत आएंगी। और इसका जो आकृति बनेगा, जो चतुर्भुज होगा, ये भी हमारा दोस्तों बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत, बहुभुज के अंतर्गत। तो इस तरह से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बहुभुज, ठीक है। बी बना देते हैं, बहुभुज, इसको याद रखेंगे। तो ऐसा आकृति कहां पर दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे ऐसा आकृति ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। लेकिन विद्यार्थी यहां पर क्या करता है, वो समचतुर्भुज अलग कर देता है, चतुर्भुज अलग कर देता है, बहुभुज अलग कर देता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको ऑप्शन नंबर ए ही लगाना है और ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर माना गया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं जो क्लास आज की हमने डिस्कस की है वो क्लास तो बहुत शानदार थी। और आपको ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू दीजिए। और सेशन को यदि अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि सुबह 8 बजे आपके यहाँ प्रतिदिन वीडियो आती है। तो आप अपने चैनल से जुड़ना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।